भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी चर्चा का विषय बन चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जब उन्होंने भारत में फांसीवाद की शुरुआत की बात की और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह मोदी के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तब से पूरे भारत में तानाशाह शब्द को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। मोदी तानाशाह है या नहीं, ये तो भारत की जनता तय करेगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे तानाशाह की कहानी जो इंसानों का मांस खाता था। हाँ दोस्तों, एक ऐसा तानाशाह जिसने क्रूरता और बर्बरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ऐसा तानाशाह जो भारतीयों से बेपनाह नफरत करता था और एक ऐसा तानाशाह जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने विरोधियों की लाशों के बीच में चैन से सोता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वी अफ्रीका के एक छोटे से देश युगांडा के तानाशाह रहे इदी अमीन की। वैसे जब भी दुनिया में तानाशाहों की बात होती है तो सबसे पहले लोग जर्मनी के हिटलर की बात करते हैं और तानाशाही को दूसरे नाम के रूप में हिटलर शाही के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी अपने तानाशाही शासन में क्रूरता की हदें पार कर दी थी। उसने अपने सेल्युलर जेल में 60 लाख यहूदियों को टॉर्चर कर करके मार दिया था। दुनिया के तानाशाहों में इटली के मुसोलिनी, रशिया के स्टालिन, चाइना के माओ ऐसे लोगों का भी नाम आता है। वर्तमान में रूस के तानाशाह पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, इनके भी नाम बड़े कुख्यात हैं। लेकिन युगांडा के इस तानाशाह ने क्रूरता और बर्बरता की नए आयाम, नए रिकॉर्ड बनाए और अपने करीब करीब 10 साल के तानाशाही शासन में उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। कहा जाता है वो एक नरभक्षी व्यक्ति था जो अपने विरोधियों का मार के उनका मांस भी खाता था। 4 अगस्त 1972 ये एक ऐतिहासिक दिन है जब उस इदी अमीन की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, जिस दिन उसने एक रैली में एक भाषण दिया और उसने कहा कि कल रात को मेरे सपने में अल्लाह आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे देश में रहने वाले ये एशियाई मूल के व्यक्ति खून चूसने वाले खटमल है। इन लोगों को मैं ये आदेश देता हूँ कि 90 दिन में मेरा देश छोड़ के चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा और अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ यही मेरे देश के हवाले करके जाना होगा। उन एशियाई मूल के लोगों में 90% भारतीय थे। यकायक 90,000 संख्या के भारतीय वहां पर यकायक बेघर हो गए और अलग अलग देशों में जाके शरणार्थियों के रूप में उन्हें बसना पड़ा। ये कहानी हम लेकर आए हैं युगांडा के राष्ट्रपति और तानाशाह इदी अमीन की। फौरी तौर पे उसके बारे में हम बता देते हैं कि 1962 तक युगांडा ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। युगांडा में इदी अमीन एक कुक था जो 6 फुट 4 इंच का था और 135 किलो वजन का था। वो बहुत हैवी वेट चैंपियन था और बहुत अच्छा बॉक्सर भी था। उसकी कद काठी और उसका चरित्र देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको एक सैनिक बना दिया और बाद में वो धीरे धीरे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी बना। वैसे युगांडा में इतने सारे भारतीय कर क्या रहे थे, तो हम आपको बता दें कि 1895 में ब्रिटेन ने युगांडा में एक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। तब वहां पर पंजाब से कुछ मजदूरों को वहां पर बुलाया गया उस रेलवे लाइन को बिछाने में। उस काम को पूरे करते करते वहां पर 32,000 से ज़्यादा भारतीय वहां पर जाके बसने लगे और फिर धीरे धीरे वहां पर पंजाबी, गुजराती ये सारे लोग वहां पर जाके बसने लगे और 1960 तक आते आते युगांडा की अर्थव्यवस्था का करीब 40% हिस्सा भारतीयों की कारोबार से ही चलता था।
ऐसे में भारतीयों के खिलाफ नफरत को उसने अपने शासन का एक प्रमुख भाग बनाया था। 1962 में जब युगांडा ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तब वहां के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबेटे ने अपने खास व्यक्ति इस इदी अमीन को कैप्टन बना दिया था। 15 अप्रैल 1966 में ओबेटे ने वहां पर तख्ता पलट किया और वहां के राष्ट्रपति को निर्वासित करके खुद राष्ट्रपति बना। तब उसने इदी अमीन को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब इदी अमीन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना तो उसके बाद में उसने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी। तब आखिरकार 25 जनवरी 1971 को ओबेटो को यह निर्णय लेना पड़ा कि वो इदी अमीन को अब उसके पद से निष्कासित कर देगा। लेकिन जैसे ही वो निष्कासित करने वाला था उससे पहले इदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया और खुद वहां का राष्ट्रपति बन गया। ओबेटो को पड़ोसी मुल्क तंजानिया में शरण लेनी पड़ी थी और उसके बाद युगांडा में शुरू हुआ बर्बरता और तानाशाही का एक नया अध्याय। 4 अगस्त 1972 वो दिन था जब उसने सारे एशियाई मुल्क के लोगों को 90 दिन में अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ प्रति व्यक्ति 55 पाउंड देकर सारी संपत्ति वही छोड़ने का उसने आदेश दिया। यकायक 90,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग और उसके अलावा कुछ एशियाई मूल के लोग बेघर हो गए और जहां पर उनका जीवन से यापन चल रहा था वहां अपनी संपत्ति और सब कुछ छोड़ के वहां से भागने को मजबूर हो गए। उस वक्त भारत सरकार भी, इंदिरा गवर्नमेंट भी बांग्लादेशियों के शरणार्थियों की समस्या से जूझ रही थी। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दिया कि युगांडा का ये आंतरिक मामला है। भारत सरकार की निष्क्रियता को देखते हुए उन सारे लोगों का भारत सरकार से मोह भंग हो गया। आज भी वो लोग ये कहते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारी देश की सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। वो लोग वहाँ से भाग के ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में शरण ली और वही वो लोग हैं जिन्होंने ब्रिटेन की रिटेल इंडस्ट्री की काया पलट कर दी, उसकी सूरत बदल दी और आज ब्रिटेन की जो रिटेल इंडस्ट्री का जो चरम है उसको लाने वाले यही युगांडा से निकाले गए भारतीय ही हैं। खैर, जब वहाँ से भारतीय वहाँ से एक एक करके निकाले गए उसके बाद में भी उसकी बर्बरता की हदें पार होती गई। कहा जाता है कि वो इंसानों का मांस खाता था। वो कई बार पब्लिक मीटिंग में और अपने साथियों को यह कहते हुए पाया गया कि मुझे इंसानी मांस ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा नमकीन होता है। वो कहता था कि मैंने कई बार इंसानों का मांस चखा है। उसके घर में एक बड़ा कमरा था जहाँ पर 2 फ्रिज रखे थे, जहाँ पर उसके विरोधियों के कटे हुए सर रखे जाते थे। उसको जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो जाकर अपने विरोधियों की लाशों के बीच में जाके सो जाता था और वहाँ पर चैन की नींद लेता था। कहा जाता है कि उसने अपने देश में अपने 5 लाख राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवा दी थी और न केवल हत्या करवाई बल्कि उनकी लाशों के साथ भी उसने बर्बरता की। उनके विरोधियों की लाशों से उनके होठ, उनके लीवर, उनके गुर्दे, उनके आंखें और उनके नाक गायब पाए जाते थे। वो उनकी लाशों के साथ भी बर्बरता करता था। करीब करीब 10 सालों तक युगांडा में इदी अमीन का बर्बरता का नंगा नाच चलता रहा। आखिरकार तंजानिया और युगांडा के युद्ध में युगांडा की हार हुई और 1979 के आते आते इदी अमीन को अपना देश युगांडा छोड़ना पड़ा और वो लीबिया भाग गया। लीबिया के बाद में उसने सऊदी अरब में राजनीतिक शरण ली और वो मरते दम तक सऊदी अरब का राज्य अतिथि रहा। 4 अगस्त 2003, 31 साल पहले, उसी दिन जिस दिन उसने भारतीयों के खिलाफ आदेश जारी किया था बर्बरता का, उसी दिन को 4 अगस्त 2003 को किडनी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। दुनिया में बहुत से तानाशाह हुए हैं,
बहुत से बर्बर व्यक्ति हुए हैं, लेकिन इदी अमीन को दुनिया के सबसे खूंखार और बर्बर तानाशाहों में से एक माना जाता है। वो व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी मांस खाता है। खैर, तानाशाही एक समय तक ही चलती है और आखिरकार तानाशाही के युग का अंत भी होता है। और जब तानाशाही के युग का अंत होता है तो दुनिया में वापस मानवता ही स्थापित होती है। ये इतिहास में हमने कई बार देखा है। मानवता, मानव जीवन का और हमारे इस सिविलाइजेशन का एक प्रमुख भाग है और वो सस्टेनेबल भी है। मानवता पहले भी रही थी, आज भी है और हमेशा जिंदा रहेगी, और वही मानव जीवन का एक प्रमुख सत्य है। इसलिए जाते जाते हम आप सभी को भगवान बुद्ध के मानवता का एक संदेश सुनाना चाहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने की इच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले वो कभी हार नहीं सकता। उसकी जीत हमेशा बनी रहती है, उससे उसकी जीत कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जीवन में दूसरों पे विजय प्राप्त करने से अच्छा है कि खुद पे विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ो। महात्मा बुद्ध के इसी संदेश के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। फिर आएंगे आपके लिए एक ऐसी ही दिलचस्प वीडियो और दिलचस्प कहानी लेके। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।